हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना न्यू चैप्टर। ये उत्कर्ष बैच हमारा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। 30 लेक्चर्स इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और 30 लेक्चर्स में हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया है। हम लोग सारी की सारी चीज़ें इस बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, विच इज़ नोन एज GST 360 बुक। ठीक है, ये CA MA इंटर और CA इंटर के लिए किताब है। 150 पन्नों में पूरा GST इसके अंदर है इन डिटेल्ड वे। इट इज नॉट अ समरी बुक। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने अभी तक बेटा GST इंट्रोडक्शन, सप्लाई अंडर GST, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, चार्ज अंडर GST, कंपोजिशन स्कीम, POS, TOS, VOS, ये सब कुछ हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ वी आर बेसिकली गोइंग अपॉन चैप्टर नंबर 8, जो कि है रजिस्ट्रेशन अंडर GST। तो चैप्टर नंबर 8 मेरी इस किताब के हिसाब से है। ये मॉड्यूल में अलग चैप्टर हो सकता है, बट मैं जिस मैनर में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप शुरू से अगर क्लास ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हो उत्कर्ष बैच को, तो आपको पता होगा कि हम लोग कितने डिटेल्ड वे में इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी किताब से सारी चीज़ फॉलो करेंगे एंड बिलीव मी, थोड़े टाइम बाद आपका पूरा सिलेबस मैं पैक करा दूंगा। अभी 8वां चैप्टर चल रहा है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, बस ज़्यादा चैप्टर नहीं है, थोड़े चैप्टर बचे हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा पैक, ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हमारे चैप्टर को। ये चैप्टर हमारा पेज नंबर 84 से स्टार्ट है। तो पेज नंबर 84 पे आ जाता है फटाफट से। पेज नंबर 84, यस, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8। आइए इस चैप्टर को फटाफट से हम देख लेते हैं। डन हो गया। चलिए देखो, हमने जब शुरू में बेटा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैंने आपको जो सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सप्लाई का चैप्टर हमारा शायद 10वें पेज पे होगा। ये फीचर्स हैं वैसे तो, लेकिन सप्लाई इसके बाद शुरू होगा। मैंने आपको जो सप्लाई पढ़ाया था, तो बेटा मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये मैं आपको फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। ये हमारा फीचर्स के बाद था अपना सप्लाई, ये रहा सप्लाई अंडर GST। दिस इज एट पेज नंबर 14 बेसिकली। तो हमने जब सप्लाई चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सप्लाई में हमें दो बातें मोटी मोटी पढ़नी है। एक है हमारा लेवी और एक है हमारा कलेक्शन। लेवी में हम लोगों ने पढ़ा कि वैलिड सप्लाई जब मानी जाती है जब वैल्यू कह रहा हूँ, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की हो, इंटर या इंट्रा हो, एक टैक्सेबल पर्सन द्वारा हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो, चाहे RCM पे हो या FCM पे हो। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी लेवी में कर चुके हैं, लेवी में कर चुके हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, छः की छः चीजें हम लोग कर चुके हैं, अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस में देख चुके हैं। जैसे वैलिड सप्लाई हमने सेक्शन नंबर 7 में देखा। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन हम लोगों ने देख लिया था डेफिनेशन में 2107 में, है ना। और उसके बारे में और टैक्सेबल पर्सन के बारे में और एक्सटेंडेड वर्जन अब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2107 में केवल यही लिखा था, रजिस्टर्ड पर्सन और अ टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST। ना हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST वो हमें अब पता चलेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन भी होता है लेवी के बाद। तो कलेक्शन किसके द्वारा होगा, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, हमने टैक्सेबल वैल्यू कर लिया खत्म, POS कर लिया, TOS कर लिया। इसके बाद हम लोग टैक्स इनवॉइस और GST रिटर्न देख के अपना सिलेबस डन कर देंगे फॉर इंटरमीडिएट लेवल। फाइनल में यस आई नो हमारे पास और भी एडवांस इश्यूज हैं, तो फाइनल में हम लोग और एडवांस इशू की तरफ बढ़ेंगे देन। लेकिन इंटर में हम लोग यहीं तक अपना सिलेबस जो है सीमित करके खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में यहाँ तक बात, कहते हैं हाँ जी सर, हमको बहुत अच्छे समझ में आ गई बातें आपकी सारी की सारी। चलो, तो हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे। आपको पता चली गया अभी तक कि रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बेसिक सी बात यह है कि GST की जान है रजिस्ट्रेशन। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन इज अ पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एज वेल। वाई, देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब भी आप कोई सप्लाई करोगे, जब भी आप क्या करोगे, कोई सप्लाई करोगे, इसके अंदर दो पार्टी होती है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जनरली पे करता है सप्लायर को, और सप्लायर इसी पैसे में से अपना पैसा जो उसने सेल्फ अपने लिए कमाया है, और इसके साथ साथ GST, दोनों चीजें कलेक्ट करता है। सेल्फ तो अपनी जेब में डाल लेता है, GST फिर सप्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिपॉजिट कराया जाए। किसके पास, गवर्नमेंट के पास। समझे, हाँ सर। अब गवर्नमेंट ने बोला जब आप डिपॉजिट कराने आओगे GST, तो आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, सेम एज आधार नंबर, पैन नंबर,
और वोटर आईडी नंबर। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि हम लोग आपको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसलिए हम लोग आपको एक नंबर देते हैं विच इज जीएसटी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जब भी दिया जाता है और उन्हीं को दिया जाता है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, आपको एक बात समझनी है कि सप्लायर ने पैसा कलेक्ट कर लिया रिसिपिएंट से, वो जमा जब कराएगा तो उसको एक नंबर की जरूरत है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी जो बनता है उसका बेसिस क्या होता है, उसका ग्राउंड क्या होता है, तो बेटा उसका ग्राउंड यहाँ पे है हमारे पास निकल करके जो आता है, वो ग्राउंड है पैन नंबर। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास जो पैन नंबर है उसी के बेस के ऊपर आपका जीएसटी नंबर भी बनेगा। पैन नंबर इज व्हाट? पैन नंबर इज परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज अलॉटेड वंस इन योर लाइफ फॉर होल ऑफ योर लाइफ। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। विच कम्स एज कि जीएसटी नंबर भी कोई भी ले सकता है, क्योंकि पैन नंबर भी कोई भी ले सकता है। पैन नंबर की मिनिमम कोई एज नहीं होती, लेकिन लीगल बिजनेस की एज 18+ है, तो वो चीज़ आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। बट यस, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पैन के बेस के ऊपर ही जीएसटी नंबर लिया जाता है। समझे? हाँ सर, समझ में हमको आया कि परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज यूज्ड इन इनकम टैक्स, द सेम नंबर इज बीइंग यूज्ड इज जीएसटी पर्पस। ठीक है, तो उसी बेस के ऊपर आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। सर अगर ये सिंप्लीफिकेशन करना चाहती ना गवर्नमेंट, तो पैन नंबर के बेस पे ही जीएसटी भी कर देती, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी शायद, क्योंकि देखो इनकम टैक्स तो हम लोग पैन नंबर से भर देते हैं। इनकम टैक्स जब भी हम लोग भरने जाते हैं तो वहां पे हमारी यूजर आईडी जो होती है वो पैन नंबर ही होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। लेकिन जीएसटी के अंदर वो पैन नंबर हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाए, क्यों आखिर जरूरत पड़ी कि हम लोग एक सेपरेट नंबर जीएसटी देंगे लोगों को? उसका कारण ये है कि देयर आर लिमिट सर, देयर आर लिमिट्स। लिमिट का मतलब सब लोगों को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। कानूनी रूप से वही लोग जो एक पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, उन्हीं लोगों को जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसीलिए ही जीएसटी नंबर को अलग से रखा गया। पैन नंबर लेने की कोई भी टर्नओवर लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट या इनकम लिमिट नहीं है। पैन नंबर कोई भी ले सकता है, इवन दो फॉर बेसिक बेसिक कारण आपको पैन नंबर मैंडेटरी किया हुआ है बैंक में भी, लेकिन जीएसटी नंबर हम लोग शुरू में ऐसा नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ही हमने बोला कि पैन नंबर को सेपरेट रखते हैं और जीएसटी नंबर को सेपरेट रखते हैं। इससे क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा कि हमारे पास आइडेंटिटी जो है दोनों की अलग अलग हो जाएगी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारे पास सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स या हर तरीके के डायरेक्ट टैक्स को पूरी की तरह ओवरलुक करता है। और सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट सेस, या आप बोल सकते हो कस्टम ड्यूटी, कुछ भी बोल सकते हो। सीबीआईसी हमारे पास है। ठीक है, सीबीआईसी समझने के लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन सीबीआईसी का फुल फॉर्म यही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेटा ये हमारे पास जो है, ये पूरा का पूरा जीएसटी को देखता है। जब ये जीएसटी को देख रहा है तो इसके पास एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तो यस, यही एक कारण ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर जीएसटी को अलग रखा गया और इनकम टैक्स को अलग रखा गया। बट यस, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि किसने कितना इनकम टैक्स भरा और उसने कितना जीएसटी दिया। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर रिकवरी। सपोज मान लो किसी ने इनकम टैक्स इस बार 10 करोड़ भरा और वो जीएसटी बोला कि मैं 0 भरूंगा, तो बेटा यहाँ पे फिर मिसमैच हो जाता है दोनों इन्फॉर्मेशन में, तो वहां पे पकड़ना भी आसान है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन आसान है और रिकवरी और डिमांड वगैरह सब कुछ आसानी तरीके से मैनेज हो सकती है। समझे? हाँ सर, समझ में आ गया हमको। जीएसटी नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद मिलेगा। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा अंडर जीएसटी फॉर एवरी पर्पस। ठीक है, हम लोग रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराएंगे, उसके बाद ही जीएसटी में घुस पाएंगे। इसका मतलब यही है कि एक इंसान जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो जीएसटी कलेक्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब उसको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना, तो मतलब वो अपनी सप्लाई पे जीएसटी लगाएगा भी नहीं। यही कारण है कि एक स्ट्रीट वेंडर जो होता है, स्ट्रीट वेंडर जो आपको फल बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, फल फ्रूट एक ही है यार, फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कोई भी सामान एक्स वाई जेड बेच रहा है, तो वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करता। वाई? बिकॉज ही कांट, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ। और जब तक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा वो जीएसटी में नहीं आएगा। जब तक जीएसटी में नहीं आएगा वो उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। जब तक आपसे कलेक्ट नहीं करेगा सरकार के पास जमा कैसे कराएगा? तो दिस इज वाई स्ट्रीट वेंडर्स आर नॉट कलेक्टिंग जीएसटी। समझे मेरी बात को? हाँ सर, समझ में हमको आ गया। अब यहाँ पे एक बात ये भी समझ लेना कि जिसके पास जीएसटी नंबर है मैंडेटरी भी नहीं है कि वो जीएसटी कलेक्ट ही करे। बहुत सारे लोग इसको बचने के लिए क्या करते हैं, वो पैसा कैश में कलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट
है ना। फिर उसके बाद जीएसटी नहीं लगाते। वो आपको दो ऑप्शन देते हैं, वो बोलते हैं भैया आपको पक्का बिल चाहिए, कच्चा बिल चाहिए। पक्का बिल चाहिए तो आपको बैंक से ट्रांसफर करोगे तो हम उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा करके देंगे। अगर आप कच्चा बिल चाहते हैं तो हम आपसे पैसा कैश में ले लेंगे, फिर ये एंट्री कहीं दिखाने ही नहीं वाले। तो बेटा दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है, ये भी दिमाग में बिठाना कि एक बार जीएसटी नंबर आ गया तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना ही करना है। ऑन पेपर ऑफिशियली जीएसटी नंबर आने के बाद आपको जीएसटी कलेक्ट करने की लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन अगर आप बिजनेस में ऐसा कुछ फॉलो करते हो कि कैश पेमेंट ले लिया, तो वहां पे जीएसटी का एलिमेंट फिर कट ऑफ हो जाता है। बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको टैक्स अपने हमेशा टाइम पे देने चाहिए। चलो, अब हम लोग जीएसटी नंबर जो होता है ना उसको देख लेते हैं बनता कैसे है। मैंने बताया पैन के बेस के ऊपर बनेगा वो, तो पैन के बेस के ऊपर बनेगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो बीच वाले नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 डिजिट जो बीच की है ना, वो हमारी डिजिट जो है बीच की 11 डिजिट जो है वो हमारी पैन नंबर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है सर? पैन नंबर के ऊपर बेस्ड है। देखो बेटा बीच के जो हमारे 11 हैं वो पेन के ऊपर बेस हैं, इसमें से जो 10 हैं वो पूरा आपका कॉपी पेस्ट पेन नंबर है। 10 डिजिट का हमारा पेन नंबर होता है विच इज अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं। तो जो बीच के हमारे नंबर होते हैं ना, जैसे A F Z P K 20 22 16 एस, ये पूरा हमारा पेन नंबर है। वन जो है हमारा वो पेन नंबर से एक बाहर की चीज है जो जीएसटी में केवल आती है, मैं बताऊंगा आपको क्या। तो हमारा जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट्स का हो गया। 15 डिजिट नहीं, बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक हो गया। इसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो सबसे पहले दो डिजिट है वो स्टेट कोड को डिनोट करती है। स्टेट कोड मतलब हर एक स्टेट को कोड दिया गया है, या यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो भी बोल लो, उसको एक कोड दिया गया है। जैसे दिल्ली का 07 है बिकॉज दिल्ली इज नोन फॉर थाला, एंड थाला फॉर अ रीजन, इसलिए 07 है। तो हर एक स्टेट का ना अपना यहाँ पे कोड होता है। तो जहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे जीएसटी का, मान लो मेरा पैन नंबर दिल्ली का है या मान लो मेरा पैन नंबर हरियाणा का है, बट मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना दिल्ली में, तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को जो जीएसटी नंबर मिलेगा उसमें 07 लिखा रहेगा आगे। तो आपको ये बात समझना है कि फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ योर जीएसटी नंबर शोज योर स्टेट। ठीक है। इसके बाद हम लोग पेन पे आ जाते हैं। तो पेन यहाँ तक है बेटा, एस तक है। अब पेन नंबर का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर रहता है। पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है शुरू का, ये जो तीन आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही रैंडम होते हैं। ये ट्रिपल ए से लेके ट्रिपल जेड तक कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट फिक्स, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसके बाद वाला जो ये पी है ना, ये पी आपका फिक्स होता है। दिस शोज योर स्टेटस ऑफ द असेसी। स्टेटस ऑफ द असेसी मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी है या इंडिविजुअल है या एसोसिएशन है या एचयूएफ है या एक फर्म है या ट्रस्ट है। जो भी आप रजिस्ट्रेशन जिस भी बेसिस पे कराते हो पेन का, वो यहाँ पे शो होगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये तो आपका पेन नंबर ही है, यहाँ से आता है 10 डिजिट का। 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का आपका पेन नंबर है। तो ये पेन नंबर कॉपी पेस्ट है। अच्छा, पेन नंबर में जो यहाँ पे हमारा फोर्थ लेटर होता है, पेन नंबर में फोर्थ लेटर जो होता है, it shows the status of the SSC, and in case of GST it is the sixth character in the GST number, है ना। छठा कैरेक्टर जो होगा वो स्टेटस दिखाएगा। पी बोले तो इंडिविजुअल, मतलब मैं जैसे हूँ जैसे आप है। सोल प्रोप्राइटरशिप। एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स विच इज नॉट अ पार्टनरशिप, बेसिकली विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड बिजनेस, बट यस येट इट इज अ एसोसिएशन, तो वहां पे ए आएगा। कंपनी, कंपनी जैसे द कॉमर्स कोच है, ठीक है। द कॉमर्स कोच एक कंपनी है। बेटा अगर मैं इसका जीएसटी नंबर लेता हूँ तो वहाँ पे सी लिखा आएगा। अगर मैं एचयूएफ का जीएसटी नंबर लेता हूँ तो एच लिखा आएगा। पार्टनरशिप फर्म का लेता हूँ भले से एलएलपी ही क्यों ना हो, एफ लिखा आएगा। और ट्रस्ट का लेता हूँ तो टी लिखा हुआ आएगा। एम आई क्लियर हियर? कहते हैं हाँ सर एकदम क्लियर है, बात हमें सारी समझ में आई कि जीएसटी नंबर बिल्कुल पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होता है पैन नंबर के साथ में बीच में। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम लगा के यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी बूस्ट कर पाऊँ। इसके बाद अगला लेटर जो होगा वो आपका सरनेम होगा फर्स्ट। आपका जो भी सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस नंबर आएगा, ये भी रैंडम है। फिर चेक डिजिट आएगा, वो भी रैंडम है। उसके बाद यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे मिथ भी क्लियर करेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर मेरे पास एक पेन है, वो तो सबके पास एक ही होता है, क्या मैं उस एक पेन के ऊपर मल्टीपल जीएसटी नंबर ले सकता हूँ कि नहीं? जैसे मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली में मेरा पेन नंबर रजिस्टर्ड है, अब मैं चाहता हूँ मैं एक मुंबई में भी अपना जीएसटी नंबर ले लूँ क्योंकि मेरी मुंबई में भी ब्रांच खुल रही है, वहाँ का जीएसटी मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। एक मैं लखनऊ में लेना चाहता हूँ जो कि यूपी में है। तो क्या मैं दो जीएसटी नंबर ले सकता हूँ सेम पेन पे? क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज अ पेन बेस्ड नंबर। तो क्या मैं दो जीएसटी नंबर एक ही पेन पे ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं दो जीएसटी नंबर नहीं ले पाऊंगा, इसका मतलब सिंपल है कि मैं एक ही जीएसटी नंबर ले पाऊंगा।
अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि पेन एक ही है, पेन दो नहीं है। अगर पेन दो होते तो एक एक जीएसटी नंबर सब पे मिल जाता। बट सरकार ने इस चीज को समझा और बताया कि एक पेन के ऊपर आप मल्टीपल जीएसटी ले सकते हो। रीजन सिंपल है, पेन एक ही अलाउड होता है, मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल बिजनेस करने हैं तो क्या करें, दूसरा पेन यूज करें किसी और का? सरकार ने बोला नहीं, आप अपने पेन पे ही मल्टीपल जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जितने भी जीएसटी नंबर आप अपने पेन के ऊपर लेंगे वो डिजिट यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे आपने एक यूनिट ली है अपने जीएसटी नंबर, मतलब आपका एक ही जीएसटी नंबर है एक पेन के अगेंस्ट, तो एक आएगा। जैसे मान लो मैंने दूसरी यूनिट खोली, दूसरी ब्रांच खोली जो कि मुंबई में है, तो यहाँ दो हो जाएगा। समझे? ओके सर, तो 10 नंबर तो पेन के हो गए। उसके बाद एक नंबर ऑफ यूनिट अंडर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन अंडर द सेम पेन। ओके, तो पेन इज एक्टिंग लाइक एन अम्ब्रेला हियर। तो अम्ब्रेला के अंदर आप कितने भी जीएसटी नंबर ले लो, लेकिन अम्ब्रेला सेम रहने वाला है, वो नंबर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाय डिफॉल्ट जेड आता है और लास्ट में चेकसम डिजिट आता है। तो ये सारी चीजें आपका स्ट्रक्चर बताती हैं कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है जीएसटी नंबर का। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 25 बट शैल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अलॉटेड यूआईएन। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टेम्परेरी नंबर दिया जाता है जीएसटी पेमेंट के लिए। जैसे मान लो कोई बाहर से फॉरनर आया, यहाँ पे कोई चीज उसने बेची, ठीक है, अब वो जो बेची वो जीएसटी नंबर तो लेने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज अ सेट प्रोसेस फॉर दिस। तो उसको ना एक टेम्परेरी नंबर जिसको बोलते हैं यूआईएन अलॉट कर दिया जाता है। तो वो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी मतलब डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। बट यस, ही इज बेसिकली पेइंग जीएसटी इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो 22 में या 24 में लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब जो 22 में या 24 में रजिस्टर्ड है, या जिसको रजिस्ट्रेशन अभी कराना है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही कहलाता है। अब देख लेते हैं सेक्शन नंबर 22 कौन है? पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब जो लीगली 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 बाउंड है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन आता है देख लेते हैं। एवरी पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं करता, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्रीकल्चरिस्ट जो मान लो खाली ऐसी चीजें बेचता है, ग्रेन्स बेचता है जो नॉन टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में तो कवर है लेकिन नॉन टैक्सेबल है, तो बेटा नॉन टैक्सेबिलिटी के केस के अंदर उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड देखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि जब वो नॉन टैक्सेबल है तो कितनी भी सेल करे उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते आप। समझे? हाँ सर, ओके। तो पहली कंडीशन जीएसटी नंबर लेने के लिए कि टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और बोथ आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर उसका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो ही उसको जीएसटी नंबर लेना है। तो यहाँ पे तीन बात है, एक तो टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा उसका टर्नओवर जिसको हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर बोलेंगे, तीसरी बात थ्रेशोल्ड लिमिट। तो आपको तीनों बातें समझनी है। टैक्सेबल सप्लाई यू वेरी वेल नो, इट शैल नॉट बी एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देन इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। देन आइए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। ऐसा कौन सा टर्नओवर है जिसको एक्सीड करने के बाद आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर है क्या चीज, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे वो लिमिट्स क्या हैं जिसके बेसिस पे हमें चेक करना है कि वेदर वी हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नॉट। ठीक है, आइए। तो एग्रीगेट टर्नओवर एज पर सेक्शन नंबर 26, ये बहुत जगह यूज होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एटीओ। एटीओ पूरे जीएसटी एक्ट में कई जगह पे यूज हुआ है, यही सेक्शन नंबर 26 वाला ही, तो आप अच्छे समझ लेना। एटीओ मीन्स, देखो एग्रीगेट टर्नओवर पर्पस के लिए, केवल केवल एग्रीगेट टर्नओवर पर्पस के लिए हम लोग सारी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्ड सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाई मेड बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्क अंडर सेक्शन 43, ये सब कुछ जोड़ेंगे। सर लेकिन अभी तो आपने बोला अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो एग्जाम सप्लाई के केस के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है, एग्जाम सप्लाई के अंदर जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये केस उन लोगों के लिए है जो मिक्स सप्लाई करते हैं। मिक्स सप्लाई का मतलब वो थोड़ी सी एग्जाम्ड भी करते हैं, थोड़ी सी टैक्सेबल भी करते हैं। तो उस केस के अंदर जब भी हम लोग उनका एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो हम लोग उनकी एग्जाम्ड सप्लाई भी जोड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कहते हैं हाँ सर, मान लो मैं ग्रेन्स बेचता हूँ जो कि एग्जाम्ड है, मैंने क्लेरिफाई कर दिया वो एग्जाम्ड है जीएसटी से, बट ग्रेन्स बेचने के साथ साथ मैं उनको, आप मान लो पैक करता हूँ, ठीक है, अब जैसे ही मैंने पैक किया वो टैक्सेबल हो जाते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स व्हेन पैक्ड बिकम्स टैक्सेबल। ठीक है, तो अब ये तो टैक्सेबल का पूरा एग्जांपल हुआ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसा जिसके अंदर दोनों मिक्स चीज हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक पेट्रोल पंप का, ठीक है, मान लो एक पेट्रोल पंप है। अब आपको पता है पेट्रोल एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, मतलब इट इज नॉट इवन कवर्ड अंडर जीएसटी। दैट मीन्स पेट्रोल जो बेच रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
मान लो पेट्रोल जिस पंप जिसका है उसने पेट्रोल पंप पे अपने साइड में एक स्टोर खोला है जहाँ पे लुब्रिकेंट्स बेचता है, आपने देखा होगा लुब्रिकेंट्स बेचता है। या लुब्रिकेंट बेसिकली क्या होता है, जो पेट्रोल के टैंक में डाला जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट या शायद उसको बूस्टर कुछ बोलते हैं, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस एनहांस होती है। वो 10 रुपए का एक पाउच बेचता है ना, तो बेटा 10 रुपए का जो पाउच है ना, वो तो हमारा टैक्सेबल है जीएसटी में। या आप मान लो कि पेट्रोल पंप के साइड में उसका एक स्टोर है जहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, तो ये स्नैक वाला स्टोर तो टैक्सेबल हुआ ना। अब क्योंकि पेट्रोल पंप पे ही है, तो जब भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो हम देखेंगे स्टोर का टर्नओवर कितना है, मान लो 100 करोड़ है। अब इस 100 करोड़ के अंदर हम लोग इस पेट्रोल पंप का टर्नओवर भी जोड़ देंगे। वाई सर? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम लोग एग्जाम सप्लाई भी जोड़ देंगे। मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया आपको कि ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो अगर आप, कहने की बात ये है, अगर आप मिक्स सप्लाई करते हो, मिक्स सप्लाई का मतलब, जैसे मान लो अगर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो कि 50 रुपए है, सरकार ने बोला जो 50 रुपए की सेल करेगा ना, वो हमारे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएगा। ये 50 रुपए एग्रीगेट टर्नओवर है। मान लो आपने 1 रुपए का सामान बेचा जो कि टैक्सेबल सप्लाई था, और 49 रुपए का सामान आपने बेचा जो एग्जाम सप्लाई था, लेकिन उस केस के अंदर भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 रुपए ही माना जाएगा, और इसी वजह से आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये बात याद रखना, इस 49 के ऊपर आपको कभी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बट इस 49 के बेसिस के ऊपर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप टैक्स इस 1 रुपए के ऊपर ही पे करोगे। डो नॉट वरी, उस 49 के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग उसको काउंट करेंगे ही करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। लेकिन इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, जीएसटी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इनवर्ड आरसीएम सप्लाई इसमें नहीं आएंगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने 1,10,000 का सामान बेचा, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में सबसे पहले आप इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बनाओगे, इसमें से जीएसटी बाहर निकालोगे। ठीक है, मान लो इसमें 10,000 पे जीएसटी जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि जब माल बेचते हो तो उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ होता है। तो टर्नओवर में अगर जीएसटी जुड़ा हुआ है तो आप उसको बाहर निकालोगे पहले, तो आपकी सेल 1 लाख ही मानी जाएगी, 1,10,000 नहीं मानी जाएगी, तो लिमिट 1 लाख पे चेक होगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया हमको। सर एग्जाम सप्लाई भी हम एक बार बता देते लिख के कि क्या होता है एग्जाम सप्लाई के बारे में। देखो मैंने लिख के दिया, एग्जाम सप्लाई शैल मीन सप्लाई विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ जीएसटी और विच मे बी फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड शैल आल्सो इंक्लूड एनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मतलब सारी सप्लाई इसमें आ जाती है, एग्जाम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड सारी। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर शैल बी कंप्यूटेड पेन वाइज। ये आपको इंपॉर्टेंट वाली बात ध्यान रखनी है। पेन वाइज मतलब एक पेन का एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाता है, एक पेन का, एक ब्रांच का नहीं। तो अगर मेरे पास एक यूनिट नंबर 1 है, एक यू 2 है, एक यू 3 है और एक यू 4 है, तो जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा, तो मैं अगर ये चारों एक ही पेन पे रजिस्टर्ड है तो इन चारों को जोड़ूंगा जब मेरा एटीओ आएगा। समझे आप मेरी बात को? हाँ सर, समझ में आ गया। और क्योंकि पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है बेटा, तो फिर आपको पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर आपका हो जाएगा एक्सीड, क्योंकि आप चारों जोड़ोगे। ओनली सच स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड which supply taxable goods or service or both. Any business vertical having fully exempt supply shall not be liable to be registered. ये मैंने आपको बताया अभी, एक बार और मैं दोबारा समझा देता हूँ ये बात क्या है। जैसे मान लो मेरे पास U1 है, U2 है, U3 है, U4 है। अब U4 में मैं एग्जाम सप्लाई करता हूँ, इसमें टैक्सेबल है, इसमें भी टैक्सेबल है और इसमें भी टैक्सेबल है। इसमें 33 रुपए, इसमें 33 रुपए, इसमें 33 रुपए और इसमें 1 रुपए। सरकार ने बोला है कि जो भी 100 रुपए की सप्लाई करेगा उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो मेरी सप्लाई 100 रुपए हो जाती है। अब मैंने आपको बोला ये पेन वाइज निकलेगा, तो पेन वाइज तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 100 हो गया, लेकिन क्या मुझे U4 में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां पे मैं पूरी तरह से एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ? आंसर इज नो। आपको लिमिट देखने के लिए तो आपने एटीओ में ले लिया उसको, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई है। हाँ, अगर ये मिक्स सप्लाई होता तो बेटा फिर उस केस के अंदर आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, क्योंकि ये मिक्स नहीं है तो यहाँ पे लेना नहीं पड़ेगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, इसमें कुछ स्पेशल बातें भी बताई हुई हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी और स्टेट है ये एग्रीगेट टर्नओवर की। ठीक है, अब हम लोग थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। तो हमने एटीओ तो पढ़ लिया कि एटीओ क्या होता है। जब ये एटीओ एक्सीड होगा हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो हम लोग जीएसटी में लायबल हो जाएंगे, लायबल टू रजिस्टर्ड। अब
कैटेगरी कुछ स्पेशल स्टेट वाली भी यहाँ पे है, मतलब नॉर्मली एटीओ की जो लिमिट होगी वो बाकियों के लिए अलग और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए अलग होगी। यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी है और नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट के लिए जो होली टैक्सेबल गुड सप्लाई करते हैं उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए है एटीओ की। तो अगर उनका एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपए है एक साल का, तो उनको बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो केवल केवल टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं तो होली टैक्सेबल गुड्स सप्लाई, मतलब केवल गुड्स बेचते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, तो बेटा 40 लाख रुपए का टर्नओवर है। लेकिन अगर वो केवल सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो 20 लाख रुपए का एटीओ का लिमिट है। अगर दोनों करते हैं तो भी 20 लाख है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में 20 लाख, एक में 40 लाख और दूसरे वाले मतलब सर्विस में 20 लाख रुपए। तो आपको ऐसे याद रखना है जी एस, ठीक है, और टी। तो जीएसटी यहाँ पे आपको याद रखना है, जी में क्या आएगा 40, यहाँ पे आएगा 20 और टी का मतलब टोटल, टोटल में भी 20, टोटल मतलब बोथ। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो 40 20 20, ठीक है। और 422 भी याद रख सकते हो, आपको जैसे याद रखने का मन करे वैसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है। जनरली ज्यादातर केस के अंदर एक बिजनेस, यहाँ पे ये एक बात याद रखना, अगर आप गुड्स बेचते हो और आपने 1% भी सर्विसेज की सप्लाई कर दी, एसओएस कर दिया, तो फिर आप 40 से 20 में फॉल कर जाओगे। तो ऐसा बहुत कम ही कोई बिजनेस होगा जो एक्सक्लूसिवली गुड्स ही बेचता हो, है ना। एक रेस्टोरेंट सर्विस भी जो बंदा देता है वो सर्विस तो देता ही है, लेकिन उसमें गुड्स भी बेच देता है थोड़े से। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि 20 लाख जनरली आप मान के चलो, ज्यादातर केसेस के अंदर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कोई भी नहीं करता, है ना। ये तो नॉर्मल स्टेट की लिमिट हुई। अब हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब जिनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, ठीक है। वो क्या है, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, दो कैटेगरी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पहली कैटेगरी एमएमएमटी। एमएमएमटी ये कोड है, आपको याद रखना है। इसमें एमएमएमटी का मतलब क्या है आपको ये भी बता देते हैं। और एमपीएस ताऊ, यहाँ पे दो हैं, एमएमएमटी और एमपीएस ताऊ, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड और त्रिपुरा, ये आप लिख लेंगे अपने नोट्स में बेटा, है ना। मैंने लिख के नहीं दिया आपको, ये आप लिख लेंगे। मैंने आपको शुरू में भी बताई थी ये बात, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको दोबारा ये बात यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाली बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमारी ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एमएमएमटी आ गया, उसके बाद एमपीएस ताऊ आ गया, ठीक है। एमपीएस ताऊ में क्या क्या चीजें आएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एमएमएमटी आपको याद रखना है, लेकिन एमएमएनटी जो स्पेशल कैटेगरी 1 है उसके लिए लिमिट जो है 10 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए की लिमिट है, मतलब एनी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और बोथ तीनों के लिए एक ही लिमिट है, चाहे आप गुड्स करो, सर्विस करो या टोटल मतलब बोथ करो। जीएसटी की लिमिट यहाँ पे 10 लाख रुपए है। 10 लाख करते ही आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओगे, और थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या स्पेशल कैटेगरी नंबर 2 है जो एमपीएस ताऊ है, इसके अंदर 20 लाख की लिमिट है, तो ऊपर 10 नीचे 20, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर एमपीएस के ताऊ की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको बेटा, ठीक है। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो पहली वाली लिमिट है हमारी स्पेशल कैटेगरी नंबर 1 में, स्पेशल कैटेगरी नंबर 1 में एक हमारे पास जो है यहाँ पे वो मिजोरम तो है, मेघालय नहीं है, मणिपुर है। ये आप करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मणिपुर है। तो यहाँ पे हो गया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एमएमएनटी। यहाँ पे एमपीएस ताऊ में सबसे पहले एम का मतलब हो गया मेघालय, मेघालय, ठीक है। और पी का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास पोंडुचेरी, ठीक है, पोंडुचेरी हो गया। एस का मतलब सिक्किम, एस का मतलब सिक्किम हो गया। टी का मतलब हो गया तेलंगाना। ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यू का मतलब उत्तराखंड। तो ये आपको याद रखना है, एपी और यूके। बेटा ये सारी चीज़ें आप नोटिंग कर लेंगे, नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको, है ना, आगे चल के दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको नोट करना इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। ओके, चलो मैंने आपको बता दिया एमएमएनटी और ये एमपीएस ताऊ। एमएमएनटी के लिए लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है, और एमपीएस ताऊ के लिए जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए है। नॉर्मल अपने स्टेट के लिए अलग अलग लिमिट है, गुड्स की, सर्विसेज की और दोनों की टोटल की, मतलब जी के हमारे पास 40, एस के हमारे पास 20 और टोटल की टी के हमारे पास 20 लाख रुपए। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर स्पेसिफाइड गुड्स आर सप्लाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ 40 लाख शैल नॉट बी एप्लीकेबल, इंस्टेड थ्रेशोल्ड ऑफ 20 लाख शैल बी एप्लीकेबल, हाउएवर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट द थ्रेशोल्ड शैल बी रिस्पेक्टिव यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप क्या करते हो, स्पेसिफाइड गुड्स की सप्लाई करते हो, तो थ्रेशोल्ड जो 40 लाख रुपए का है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, 20 लाख रुपए का ही होगा। तो बेसिक सी बात ये है, 40 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड जो है उसकी कोई
औकात है नहीं खास, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स था पहले भी, और यहाँ पे फिर बाद में ये भी बोल दिया गया कि ये भी अप्लाई नहीं होगा, गुड्स में भी नहीं अप्लाई होगा, इसकी जगह 20 लाख ही अप्लाई होगा अगर स्पेसिफाइड गुड्स हैं। और स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं? आरसीएम वाले हैं। आरसीएम वाले आपने पढ़े थे ना, कंपोजिशन स्कीम में भी पढ़े थे, कंपोजिशन स्कीम में भी थे जो आइसक्रीम और एडेबल राइस, पान मसाला, टबैको और मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एग्रीगेट्स 90% और मोर से बने हुए ब्रिक्स या फिर उसका कंटेंट, ब्रिक ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर, साइसेलियस अर्थ या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स या अर्थनल रूफिंग टाइल्स, तो इनमें से कोई भी होगा तो 20 लाख रुपए का आपका टर्नओवर एप्लीकेबल होगा, ना कि 40 लाख रुपए, हालांकि ये गुड्स ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पेसिफाइड गुड्स हैं। तो आप मेरी बात समझे? हाँ सर, समझ में आ गया। सेक्शन नंबर वाइज हमने कर लिया, डन, खत्म, बहुत अच्छे तरीके से। सेक्शन नंबर 23, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड। नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जिनको शायद आवाज मेरी चली गई थी, मैं आपको बताता। सेक्शन नंबर 23, 22 मैंने कंप्लीट करा दिया। 22 में मैंने आपको यही बताया, लास्ट में मैं लास्ट से वापस बता देता हूँ कि स्पेसिफाइड गुड्स जो है हमारे, उसके अंदर हमें 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं लग के 20 लाख रुपए की लिमिट लगेगी। ये स्पेसिफाइड गुड्स वही है जो कंपोजिशन स्कीम में भी पढ़े थे, आरसीएम में भी कहीं ना कहीं हमने पढ़े, तो हर जगह ही इनका नाम आता ही आता है। तो आप एक बात याद रखना, आइसक्रीम या तंबाकू, ये आपको जहाँ पे भी मिलेगा तो आप एक बात याद रखेंगे, इसके स्पेशल केस हमेशा ही होता है, क्योंकि सरकार इसमें कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है लेके। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको सेक्शन नंबर 23 स्टार्ट कराने की कोशिश करी जब मेरा माइक बंद हुआ। सेक्शन नंबर 23 में मैंने आपको बताया पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, इसका मतलब यही है जिन पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। सर ऐसे कौन से लोग होते हैं? देखो, सबसे पहला इंसान, एवरी पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और मेकिंग एग्जाम सप्लाई ऑफ द सेम। मैंने आपको बताया एक ऐसे इंसान जो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई का, केवल एग्जाम सप्लाई कर रहा हो या नॉन टैक्सेबल कर रहा हो तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा, एग्रीकल्चरिस्ट एनी टू एक्सटेंड ऑफ सप्लाई इज मेड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बात भी ध्यान रखनी है, एग्रीकल्चरिस्ट होता कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन नंबर 27 में डिफाइन किया गया है, एक इंसान ऐसा जो कल्टीवेट करता हो अपने आप से लैंड को, कल्टीवेट मतलब खेती बाड़ी खुद करता हो, या अपने किसी फैमिली मेंबर से करवाता हो, या किसी सर्वेंट से कराता हो, लेकिन सुपरवाइज खुद करता हो, या उसका कोई फैमिली मेंबर करता हो। तो यहाँ पे तीन बातें हैं, या तो वो खुद खेती बाड़ी करता हो, या तो कोई फैमिली मेंबर करता हो, या फैमिली मेंबर नहीं करता, किसी लेबर से कराते हैं, तो सुपरविजन फैमिली मेंबर या वो खुद करे, तो उसका एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो मैं कोई जमीन खरीद लूं गांव में और वहां पे कभी भी ना जाऊं, लेकिन खेती बाड़ी करूं और उसको जब प्रोड्यूस को बेचने जाऊं, तो क्या मैं एग्रीकल्चरिस्ट की लिस्ट में आऊंगा और क्या मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस, मैं एग्रीकल्चरिस्ट की लिस्ट में नहीं आऊंगा, मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। वाई? क्योंकि मैं वहां पे कभी गया ही नहीं। जब तक मैं वहां जाके अपने ओन लेबर से वो काम ना करूं, या अपने किसी फैमिली मेंबर से ना कराऊं, या अपने किसी सर्वेंट से करा रहा हूं, तो मुझे सुपरवाइज खुद करना पड़ेगा, तो ही मैं एग्रीकल्चरिस्ट माना जाऊंगा, वरना नहीं। If agriculturist makes any taxable supply along with the agricultural produce, in such case, he would be required to get himself registered। ये बात ध्यान रखना, ये जब तक रूल अप्लाई होगा जब तक मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ। Once I start making taxable supply, then I have to register myself. It shall also be kept in mind while calculating aggregate turnover, agricultural supply shall also form part। क्योंकि एग्रीकल्चर सप्लाई एग्जाम सप्लाई होती है, और मैंने ऊपर आपको बताया एग्जाम सप्लाई उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन वो जब ही बनेगा, वो सवाल जब ही पैदा होगा, वंस यू आर मेकिंग मिक्स सप्लाई, जहाँ पे कुछ सप्लाई आपकी टैक्सेबल है और कुछ सप्लाई एग्जाम्प्ट है। अगर एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट करते हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ी भी आप टैक्सेबल कर दोगे 1% भी, तो वहां पे फिर पैदा हो जाएगा सवाल, फिर आपको वहां पे जाके थोड़ा सा मत्था पच्ची मारना पड़ेगा। पर्सन रेंडिंग टैक्सेबल आरसीएम सर्विसेज, इनको भी लेने की जरूरत नहीं है। देखो, जनरली आरसीएम पे क्या होता है, वही बंदा टैक्स पे करता है जो सर्विसेज रिसीव करता है। डेट इज वाई बेसिकली सप्लायर का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सप्लायर जो है, चाहे एसओएस हो चाहे एसओजी हो, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आरसीएम में आ जाता है तो आपको पता है सप्लायर की भूमिका एकदम नील हो जाती है, क्योंकि सप्लायर विल नॉट बी collecting the GST, instead recipient will be paying the taxes to the government। तो उस केस के अंदर सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। इसके बाद job workers making interstate supply of services to RP excluding, he is liable to be registered in section number 22, he is voluntarily registered, he is engaged in the services of goldsmith, silversmith और ज्वेलरी। तो बेसिक सी बात क्या है, जॉब वर्कर्स जो होते हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर रहे हैं सर्विसेज की, ठीक है, टू आरपी, आरपी को कर रहे हैं, लेकिन अगर देखो जॉब वर्कर को स्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब वर्कर मतलब कौन इंसान? सर, मैंने आपको सामान दिया,
आपने बोला कि भाई मैं इसको प्रोसेस करूंगा, रिपेयर करूंगा, वॉट एवर आई डू आई विल बी गिविंग इट बैक टू यू आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्रोसेसिंग इट। तो वो जॉब वर्कर होते हैं। जॉब वर्कर को जनरली लेने की जरूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन, बट उसको लेने की जरूरत पड़ सकती है अगर वो सेक्शन नंबर 22 में ऑलरेडी लायबल है, मतलब उसका टर्नओवर एक्सीड हो गया, एटीओ निकाला और एक्सीड हो गया, तो बेटा उसको लेना पड़ेगा। जनरली जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, ही इज वॉलंटरी रजिस्टर्ड। अगर सेक्शन नंबर 22 में भी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसने खुद ही स्वेच्छा से बिना टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये सवाल आपके दिमाग में भी शायद आ रहा हो कि अगर हमारा टर्नओवर एक्सीड ही नहीं होता तो क्या हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? यस, यू कैन वॉलंटरी टेक रजिस्ट्रेशन एज पर योर विल। उसमें फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इवन एज पर टूडेज लैंडस्केप, हर कोई बिजनेस स्टार्ट करते जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है। नो बडी वेट्स टू क्रॉस 20 और 40 lakhs ऑफ टर्नओवर टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एज जीएसटी टैक्स पेयर, है ना? क्योंकि हमें ये बात समझनी है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ वन थिंग। लाइक इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जरूरी नहीं कि आप टैक्स पे ही करो, आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। इनपुट लेके आप अपना टैक्स लायबिलिटी जीरो कर लेना, बट जीएसटी नंबर तो ले लो कम से कम। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बात याद रखना है, जॉब वर्कर में गोल्ड स्मिथ नहीं आते हैं, ना सिल्वर स्मिथ आते हैं, और कोई भी ज्वेलरी वाला बंदा नहीं आता जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में डील करते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को अपनी सोने की अंगूठी दे दी, बोला कि इसको रिपेयर कर दो, ये बीच में से टूटी हुई है। जैसे मान लो जो रिंग इसमें लगी है चांदी की है, पेन में जो लगी हुई है देख सकते हो, ये चांदी की है, मैंने स्पेशल बनवाई है मान लो, और इसमें मान लो कोई क्रैक आ जाता है, तो मैंने बोला कि भाई आप इसको रिपेयर करके मुझे दे दो, तो ये जॉब वर्कर यहाँ पे कवर नहीं होगा। चाहे कैसी सप्लाई करे, इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये एग्जाम्प्ट वाला लिस्ट में नहीं है। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू 20 lakhs पीए पेन वाइज, 10 lakh फॉर कैटेगरी 1। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एसओएस करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो, गुड्स नहीं, एसओजी नहीं, एसओएस, तो इंटरस्टेट एसओएस करते हो अप टू 20 lakhs पर एनम, एक साल में पेन वाइज, तो आप एग्जाम तो कोई बात नहीं, जीएसटी नंबर मत लेना। और 10 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी स्टेट नंबर 1 के लिए। ठीक है सर, 2 के लिए, बेटा 2 में तो 20 लाख था, नॉर्मल भी 20 लाख ही है, तो उसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 1 में 10 लाख है इसलिए अलग से लिखा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 lakhs। हैंडीक्राफ्ट गुड्स आपको बात ध्यान रखनी है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स सारे गुड्स नहीं होते हैं, जो हाथ से बने हुए गुड्स हैं, जो इंडिया की जान होते हैं वो। अच्छा, इसके बाद ई कॉम टीसीएस कलेक्टर अप टू 20 lakhs पर एनम पेन बेसिस, 10 लाख फॉर कैटेगरी ए 1। मतलब ये बातें आपको लिमिट याद रखनी है ना? थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं क्लास को अभी। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जीएसटी के जो नंबर है ना, वो आपको जब ही लेना है जब आपको जरूरत हो उसकी। और वो जरूरत कब महसूस होगी? अगर सेक्शन नंबर 22 में आप लायबल हैं तभी। सेक्शन नंबर 23 से बाहर है तो लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सेक्शन नंबर 24 पर आ जाते हैं जहाँ पे बात होती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। ऊपर तो लाइबिलिटी अराइज हो रही थी, और लाइबिलिटी अराइज होने के बाद भी आपको समय मिलता था, यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। विदाउट एनी थ्रेशोल्ड का मतलब, ऊपर तो थ्रेशोल्ड देखा जाता था, एटीओ निकाला जाता था, फिर देखा जाता था कि भैया रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना। यहाँ तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ कोई एटीओ का सीन ही नहीं है। देखो, दीज शेल हैव टू बी रजिस्टर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर्स, मतलब नो एटीओ लिमिट्स। ऊपर तो एटीओ देखा भी जा रहा था, यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। इंटरस्टेट सप्लायर अगर आप हो, ठीक है, तो आपको बेटर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली एग्जामिशंस को याद रखना कि अगर आप एसओएस करते हो और 20 या 10 लाख रुपए तक करते हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जनरली एक इंटरस्टेट सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, चाहे एसओजी करे चाहे एसओएस करे। अब एसओजी कर रहा है तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सा गुड्स कर रहे हो, बस वो हैंडीक्राफ्टेड गुड्स नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? दूसरी बात, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेसिकली वही पर्सन होता है जो बाहर से आए, सीटीपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और वो कभी कभी टैक्स भरता है, शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करता है अपना, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है बेटा। शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस कर रहा है वैसे भी वो, तो इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो हैंडीक्राफ्टेड गुड्स के लिए एग्जाम्पशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अच्छा, ई कॉम ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95, ई कॉम ऑपरेटर जो हमने आरसीएम में पढ़ा था, जो बेसिकली कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो फैसिलिटेशन करा रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, तो ई कॉम वाले को भी लेना पड़ता है। जब भी आप अमेजोन पे कोई भी माल बेचने जाओगे ना, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी रहेगा। एनआरटीपी, एनआरटीपी मतलब वही है जो बाहर से इंसान यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आया, सामान बेच कर चले जाएगा, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है।
टैक्स डिडक्टर अंडर सेक्शन 51 या टीसीएस कलेक्टर सेक्शन 52 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 95 वाला टीसीएस नहीं होना चाहिए। ई कॉम ऑपरेटर भी टीसीएस कलेक्ट करते थे पहले, अब तो खैर ये प्रोविजन लैप्स हो गई है, अभी मतलब नहीं है इसका, लेकिन आपको ये अभी भी क्वेश्चन में मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। तो आपको बस इसको रट्टा मार लेना है यार, अभी के लिए समझ लो। टीसीएस और टीडीएस जब आप चैप्टर अलग से जीएसटी में पढ़ोगे तो आपको वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अभी आप केवल ये समझ लो कि सेक्शन नंबर 24 में कौन कौन लोग आते हैं। ये हमारे 6 लोग हैं जो वो आते हैं कि इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एनी सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 52 shall not be required to take registration if aggregate turnover threshold limit 20-40 lakh या 10 लाख in current year or previous year, does not make any interstate supply, does not make any supply of goods through e-com in multiple state, holds valid permanent account number। तो बेसिक सी बात ये है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। कब? जब वो गुड्स की सप्लाई करता हो। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 52 नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी टेक रजिस्ट्रेशन, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से कम है, या वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता, या उसके पास एक पेन नंबर होना चाहिए परमानेंट। तो बेटा फिर यहाँ पे जब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, है ना, एक भी लैप्स नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अबव कंडीशन साइड person shall file information on common portal such as principal place of business, PAN number, etc. Okay. Upon filing, same shall duly validated by the department. Upon successful validation, a unique environment number shall be granted, one for one taxable territory. Okay. Without such environment number, person are not allowed to make any supply through e-commerce operator. Once they get registered, एनरोलमेंट नंबर शेल सीज टू बी वैलिड, मतलब वो खत्म हो जाएगा ना, जब रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मिला है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो नंबर लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल सी है यार, है ना। तो आपको ऊपर वाली प्रोसेस जो मैंने ग्रीन में लिखी है अमेंडेड वाली बातें हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद ओ आई डी ए आर सर्विसेज है हमारे पास, फिर इसके बाद प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, है ना। प्रोसीजर अभी काफी बड़ा लंबा चौड़ा बचा हुआ है, इसके बाद एग्जामेशन है। चलो मैं आपको ये सोच रहा हूँ चैप्टर आज खत्म ही करा दूं पूरा का पूरा ही, है ना, पूरा ही खत्म करा देता हूँ। लेकिन चलो मैं रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है ना वो अगली क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, सेक्शन नंबर 25। अभी के लिए हम लोग OIDR सर्विसेज तक देख लेते हैं। OIDR सर्विस मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस रिट्राइवल सर्विसेज। ये सर्विस क्या होती है कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे फेसबुक है, फेसबुक से मान लो मैंने ऐड सर्विस ली, तो ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस रिट्राइवल या एक्सेस सर्विसेज हैं। तो बेटा जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, क्रेजी सॉन्ग्स कोई वेबसाइट है यूएसए में, वहां से मैंने कोई सॉन्ग डाउनलोड करा, डीजे राजेश परिहार हूँ मैं, तो बेटा मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और वहां से मैंने डाउनलोड किया, तो उस केस के अंदर जो 7वीं नंबर वाला हमारे पास आया है, ये ऊपर वाली लिस्ट में चल रहा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, तो ये 6 के बाद 7वां भी है। OIDR सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, तो पहले जरूरी नहीं था, अभी जरूरी है। तो फेसबुक को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी रहेगा इंडिया में। अच्छा, ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर, तो मैंने आपको बताया था OMG जो करते हैं बेटा उनको तो लेना जरूरी है, ISD को लेना जरूरी है, कंपलसरी है, मतलब जरूरी का कंपलसरी है। और कोई भी ऐसा पर्सन जो सरकार नोटिफाई कर दे उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी रहेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसा सरकार बताएगी वैसा मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी आज खत्म किया कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, 23 और 24, है ना, 3 सेक्शन खत्म कर लिए, 22, 23 और 24। अभी हमारे पास बचा है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 हम लोग नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। आज मैंने आपको काफी चीजें करा दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, उत्कर्ष बैच में मजा आ रहा है पढ़ने में, तो जरूर कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कमेंटिंग डाउन योर डाउट्स अगर है। ठीक है, शेयर अपने दोस्तों के साथ अब बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है ये बात। मेरे पास एक एनालिटिक डैशबोर्ड आता है, उसमें मुझे अच्छी तरह से दिखाई देता है कि कौन कौन वीडियो शेयर कर रहा है। कोई भी शेयर नहीं करते, बहुत बच्चे, अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 बच्चे ही शेयर कर रहे हैं, बिकॉज यू थिंक ऑफ योर सेल्फ ओनली। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो लेट दे कैन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो वो भी सीख पाएंगे। आप उनके साथ ग्रो कीजिए, एज अ कम्युनिटी ग्रो कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको GST रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा, GST पोर्टल पे ले जाके सिखाऊंगा, इसलिए मैं उसको डिफरेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, प्रैक्टिकल वे में भी। फिर सेक्शन पढ़ा दूंगा 25, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।